हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल एडू नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम पिछली कक्षा में भारत परिचय के बारे में कुछ बेसिक चीजों को जान चुके हैं। इससे पहले जो आपका पहला वीडियो आया था वह भारत परिचय पहला वीडियो आ चुका है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और यह आज आपका भारत परिचय का दूसरा पार्ट चलने वाला है, जो कि काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप किसी भी पीसीएस एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी हो या किसी भी पीसीएस एग्जाम या फिर जीके संबंधी किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठने जा रहे हैं, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी जीके से संबंधित एग्जाम क्यों न हो, वहां पर भारत से संबंधित ज्योग्राफी का इस चैप्टर से सवाल रहते ही रहते हैं। इसलिए आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। अगर कहीं समझने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, और अगर एक बार में कहीं दिक्कत हो रही तो आप 2 या 3 बार में भी उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर कहीं इसको अगर समझने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम भारत परिचय का दूसरा पार्ट, जिसमें हम भारत के बारे में जानेंगे। इससे पुराने वाले पहले वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान चुके हैं, फिर भी एक बार हम और जान लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो भारत के पहले पड़ोसी देश के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यह 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार तथा बांग्लादेश। यह 7 भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि स्थलीय सीमाएं बनाती है। इसके अलावे 2 और भी देश हैं जो जलीय सीमाएं बनाती है, जिसमें से एक श्रीलंका है, यह जलीय सीमाएं बनाती है, और दूसरा मालदीव है जो कि भारत के साथ जलीय सीमाएं बनाती है। यानी भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से कि 7 पड़ोसी देश जो हैं वह स्थलीय सीमाएं बनाती है और 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जलीय सीमाएं बनाती है। ये हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम आगे की बातों को लेते हैं और कुछ आगे के विषय पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह एक द्वीप के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह कहाँ पर है? तो यह बंगाल की खाड़ी में है। यह जो पानी वाला भाग आप देख रहे हैं, यह बंगाल की खाड़ी है, जो कि भारत के पूर्वी साइड में है। तो यह बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप स्थित है, द्वीप समूह स्थित है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऐसे भारत में कुल 1200-1250 के आसपास द्वीप हैं, लेकिन अगर कुछ मुख्य द्वीप या द्वीप समूह की बात करेंगे तो उनमें से एक आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करेंगे तो यह 2 भागों में बटे हुए हैं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसमें कुल 222 द्वीप हैं। इसमें कुल 222 द्वीप हैं और अकेले अंडमान जो है, सिर्फ अंडमान में 204 द्वीप स्थित है। यानी बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है यह द्वीप समूह, यह अंडमान निकोबार है, और इसमें कुल अंडमान निकोबार में जो द्वीपों की संख्याएं हैं वो 222 है। इसके अलावा सिर्फ अगर अंडमान की हम बात करेंगे तो 204 द्वीप हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यह अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह, इनका निर्माण कैसे हुआ, अंडमान निकोबार का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किससे हुआ है? तो तृतीय पर्वत श्रेणी अराकान योमा के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। उन्हीं के विस्तार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बने हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण है, जो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। इसमें कुल कितने द्वीप समूह हैं? तो कुल 222 द्वीप समूह हैं, जिनमें से 222 द्वीपें हैं, जिनमें से कि 204 द्वीप जो है वो केवल अंडमान में ही स्थित है। अब हम आते हैं पश्चिमी तट पे। पश्चिमी तट पर जो यह आप देख रहे हैं, यह भी एक द्वीप समूह है, ठीक है। और इस द्वीप समूह में जो एक मुख्य
जो द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप। नाम आपने सुना ही होगा। यहाँ पे यह अरब सागर में स्थित है। यह जो पानी का भाग आप देख रहे हैं यह अरब सागर है, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर है। यह अरब सागर है और इस अरब सागर में ही स्थित है एक द्वीप समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह। इस लक्षद्वीप की अगर बात करेंगे तो यहाँ 36 द्वीपें स्थित है। लक्षद्वीप में 36 द्वीपें स्थित है। तो यह कुछ मुख्य द्वीप समूह है जिन्हें हमें जानना था, वो हम जान चुके हैं कि अंडमान निकोबार कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में है। कुल कितने द्वीप इसमें द्वीपें हैं, तो 222 है। अगर हम अरब सागर की बात करेंगे तो लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में है और कुल द्वीपों की संख्या इसमें कितनी है, 36 है। तो ये हम द्वीप समूह की बात कर रहे थे। अब हम आते हैं आगे चर्चा करते हैं। और इससे पहले का एक वीडियो मैंने जिसमें अक्षांश देशांतर के बारे में आपको बताया हुआ था, तो उसमें बताया गया है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बीचों बीच जो एक रेखा गुजरती है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, या इक्वेटर भी कहते हैं। और उससे 23.5 डिग्री ऊपर में एक रेखा निकलती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और वो भारत के बीचों बीच गुजरती है। यानी यह कर्क रेखा जो है यह भारत को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी भारत और दूसरा दक्षिणी भारत। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। और यह कर्क रेखा जो है कितने डिग्री पर स्थित है ग्लोब पर, तो वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। यानी कर्क रेखा जो वो कहां पर है ग्लोब पर, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उत्तरी दिशा में। ठीक है। और यह जो कर्क रेखा गुजरती है, अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर हम कर्क रेखा की बात करेंगे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम उन्हें जान लेते हैं। तो इसे हम क्रम के अनुसार याद करेंगे, ताकि हमें क्रम के अनुसार अगर याद हो जाते हैं तो एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। कई बार एग्जामों में जो है यह कर्क रेखा जिस राज्यों से होकर गुजरती है उनका क्रम भी पूछा जाता है, या क्रम लगाने के लिए दिया जाता है, इसलिए हम क्रम के अनुसार ही याद करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है गुजरात, फिर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट जो हमारा है वो है मिजोरम। यानी ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। हम एक बार पुनः इनको देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह 8 राज्य आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। अब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों इन 8 राज्यों के बारे में हमने जाना कि ये ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके अलावा जो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक और भी है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वह कौन सी राजधानी है जो कि कर्क रेखा के सबसे करीब है। यानी इन 8 राज्यों में कौन सी ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा की सबसे ज्यादा समीप है। तो उसमें नंबर 1 पे जो आता है वो आता है रांची, झारखंड की राजधानी रांची। यानी भारत से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है तो उस कर्क रेखा के सबसे नजदीक की अगर राजधानी की हम बात करेंगे तो वो है झारखंड की राजधानी रांची। और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर यहाँ से 2 सवाल बनते हैं कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी कौन सी है, तो रांची है, और दूसरी सबसे नजदीक की राजधानी कौन सी है, तो भोपाल है। और इसी में यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे दूर राजधानी, यानी अब हमें जानना है कि कर्क रेखा जो है इनसे सबसे दूर वाली राजधानी जो स्थित है इन 8 राज्यों में वह कौन सी है। तो वो 8 नंबर पे जो है वह आता है
राजस्थान की राजधानी, और यह है आपका जयपुर। यानी राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, यह 8वें नंबर पर आती है और कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी है इन 8 राज्यों में से। तो ये हमने कर्क रेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम एक और रेखा की बात करते हैं और उस रेखा को हम कहते हैं मानक रेखा। इसे हम कहते हैं मानक रेखा। इसे हम समय रेखा के नाम से भी जानते हैं, यानी वह रेखा जिसके माध्यम से हम समय का पता लगाते हैं और इसी रेखा के माध्यम से पूरे भारत का समय जो है वो एक होता है। हमने अक्षांश और देशांतर क्लास में जाना था, उस वीडियो में हमने जाना था कि अगर किसी स्थान के बारे में अगर समय निकालना है किसी स्थान का, तो हम क्या करते हैं, तो देशांतर रेखा की मदद लेते हैं। यानी देशांतर रेखाओं की मदद के कारण ही हम किसी स्थान के समय के बारे में जान पाते हैं। तो जैसे मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं आपको, अगर यह एक देशांतर रेखाएं हैं और यह दूसरी देशांतर रेखा है, तो दोनों के बीच की दूरी अगर 1 डिग्री का मान लेते हैं, यह 5 डिग्री पर और यह 6 डिग्री पर है, तो इसकी जो दूरी होगी 1 डिग्री की, इसे पार करने में लगेगा 4 मिनट का समय। यानी 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और हम इसका भारत का परिचय पहला में ही जान चुके हैं, पहले पार्ट में जान चुके हैं कि जो देशांतरीय विस्तार है भारत का वह कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यह देशांतरीय विस्तार है। यानी अगर हम गुजरात की बात करेंगे, गुजरात की अंतिम बिंदु जो कि सर्करिक है, अगर यहाँ की बात करेंगे तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की अंतिम बिंदु की बात करेंगे जो कि किबुथु अथवा वलांगू है, तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पर अगर हम 25 और 7 को छोड़ दें, यानी 68 जो मुख्य है डिग्री वाले, उनको अगर लेते हैं तो 68 और 97 इनको अगर लेंगे तो इन दोनों का अंतर अगर हम देखते हैं तो लगभग 30 डिग्री के आसपास का आता है। और 30 डिग्री के आसपास का आता है, यानी अगर हम कहें तो 30 डिग्री गुना 4 मिनट करेंगे तो 120 मिनट। यानी अगर हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो सब जगह समय जो होगा वो अलग अलग होगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक मानक रेखा माना गया है जो कि पूरे विश्व के लिए 0 डिग्री मानक रेखा माना गया है, जो कि ब्रिटेन से निकलती है। और अगर हम भारत की मानक रेखा की बात करेंगे तो यह मानक रेखा जो है यह 82.5 डिग्री है। यह 82.5 डिग्री है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। यह मानक रेखा है 82.5 डिग्री, और यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है हम उनके बारे में भी अब जानेंगे। तो 82.5 डिग्री यह मानक रेखा है भारत का, जो कि कहां से निकलती है उसे हम पहले देख लेते हैं। तो यह एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यह है इलाहाबाद। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय मानक रेखा जो है वो कहां से निकलती है, तो वो इलाहाबाद है। अगर इलाहाबाद आपके ऑप्शन में नहीं है तो यहां पर आपका नैनी भी हो सकता है अथवा मिर्जापुर भी हो सकता है। यानी यह 3 नाम जाने जाते हैं मानक रेखा के लिए, कभी इलाहाबाद, नैनी या मिर्जापुर। ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या है, उसी को आपको लेना है। कभी ऑप्शन में इलाहाबाद दिया जाता है, कभी नैनी, कभी मिर्जापुर। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है इनमें से वो है इलाहाबाद और मिर्जापुर। अगर ये दोनों है ऑप्शन में, अगर दोनों में से एक है तो उनको मारना है, अगर नहीं है तो फिर हम नैनी को लेंगे। तो अब हम जानते हैं कि यह जो 82.5 डिग्री मानक रेखा जो है यह किन राज्यों से होकर गुजरती है। जिस प्रकार से हमने देखा कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसी प्रकार जो मानक रेखा है 82.5 डिग्री, यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन है, तो वो हम जानते हैं। वो है आपका यूपी। ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यूपी के बाद हो जाएगा एमपी,
एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीस के बाद ओडिशा, और ओडिशा के बाद जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी यह 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे भारतीय मानक रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये क्रम में है। अक्सर क्रम में ही सवाल पूछे जाते हैं ज्यादातर। अगर आप किसी भी पीसीएस एग्जाम, रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, ज्यादातर जो सवाल दिए जाते हैं ज्योग्राफी से वो क्रम के अनुसार पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्रम के अनुसार ही याद रखना है। कर्क रेखा वाले 8 राज्यों के बारे में हम जान चुके हैं। अब मानक रेखा वाले 5 राज्यों के बारे में हम जान रहे हैं। तो ये कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, यहाँ से निकलती ही है। नैनी, मिर्जापुर या इलाहाबाद, तीनों में कोई भी स्थान ले सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद उससे नीचे जो है वो मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ओडिशा और लास्ट में आंध्र प्रदेश। याद करने के लिए जो है यह क्रम के अनुसार बहुत ही बेहतरीन है। अगर ऐसे आप याद नहीं कर सकते हैं तो आप 3 इस तरह से याद कीजिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 3 प्रदेश वाले हो गए। उसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां से जिससे कि भारतीय मानक रेखा होकर गुजरती है। तो ये हम जान चुके हैं अब मानक रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। तो अब हम बात करेंगे भारत के तटीय राज्यों के बारे में, वैसे राज्य जो कि भारत के तटों के पास हैं, किनारे पे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में यानी भारत का परिचय पहला पार्ट जो रहा था उसमें आपको बताया गया था कि भारत की जो तटीय सीमाएं हैं वह 6100 किलोमीटर की है। भारत की तटीय सीमाएं की बात हुई थी कि वो कितनी है, तो 6100 किलोमीटर की है। तो यह 6100 किलोमीटर आपका जो है कौन कौन से राज्य आते हैं तटीय राज्यों में, हम उनके बारे में जानते हैं। तो तटीय राज्यों के बारे में बात करते हैं। पहला तो हमारा यह गुजरात तो है ही, सबसे पहले गुजरात है। गुजरात के बाद अगर हम बात करें इसको, चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो है वह गुजरात है। और गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो वो है महाराष्ट्र, फिर छोटा सा गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और गोवा से नीचे की बात करेंगे तो कर्नाटका, और कर्नाटका से नीचे है केरल। यानी पहला जो हमारा है वो क्या है, तो गुजरात है। दूसरा क्या है, महाराष्ट्र है। उसके बाद छोटा सा क्या है, तो गोवा है। उसके बाद कर्नाटक है। उसके बाद है हमारा केरल। तो अगर भारत के पश्चिमी तट की बात करेंगे तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य हैं भारत के पश्चिमी तट पर। इसके अलावा अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट पर जो है वो हमारा जो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद बात करेंगे तो ओडिशा, और ओडिशा के बाद है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। यानी भारत के पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और अगर हम बात के पूर्वी तट की बात करेंगे तो पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल। ये 9 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के तटीय सीमा पे है। भारत के तटीय सीमा पर कुल कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। लेकिन अगर इसी में आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है, अगर वो पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत में तटीय राज्य कितने हैं, तो वो 8 ही होंगे। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत, कल मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि प्रायद्वीपीय भाग किसे कहते हैं, तो वैसा क्षेत्र या वैसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो इसलिए इसमें 8 राज्य होंगे, लेकिन गुजरात नहीं होंगे। लेकिन अगर भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या पूछी जाए तो वो 9 है। और क्रम से पूछी जाए तो आप क्रम से बता सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा के पास हैं।
अब हम इसमें एक खास बात और जानते हैं कि भारत की तटीय सीमा वाले जो राज्य हैं, इसमें किसकी सीमाएं सबसे लंबी है। सबसे लंबी सीमाएं की बात करेंगे तो नंबर 1 पे जो है वो है गुजरात, यानी सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है, तटीय सीमा रेखा, तो वो गुजरात की। और नंबर 2 पे किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की। नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इस तरह से अगर 8वें नंबर की बात करेंगे तो वो गोवा है। तो ये अगर हम 9वें नंबर की बात करेंगे, 9वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, गोवा है। यानी भारत के 9 तटीय राज्यों में जो है सबसे बड़ी तटीय सीमाएं किसकी है, तो वो गुजरात की है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है और 9वें नंबर पे गोवा है। यह 9 राज्यों के बारे में हमने जाना जो कि तटीय राज्य सीमा बनाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने भारत परिचय चैप्टर से पहला पार्ट और दूसरा पार्ट के माध्यम से काफी सारी जानकारी को इकट्ठा किया और काफी अच्छे से समझने का प्रयास किया। और इसका एक और पार्ट आने वाला है, पार्ट 3, जिसमें हम भारत के आंतरिक भागों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से देश हैं और कौन से सीमावर्ती क्षेत्र बनाते हैं, तथा कौन से देश भारत के किन राज्यों से सीमाएं बनाती है। इन सब के बारे में हम तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम इस चीज को अच्छे से याद कर लेंगे। और कई सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स या फिर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि आप इस बोलते समय में लिख नहीं पा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लेने का मौका दें। तो अगर जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे सारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ और कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे और एक अच्छी तरह से एक संरचना बना के हम फिर से आधारभूत संरचना बना के हम अच्छे से जानेंगे कि किस प्रकार से भारत के भूगोल को हम बेहतरीन ढंग से याद कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार अपने संबंधियों को सुरक्षित रखें, सरकार के नियमों का पालन करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।